अल्फाजों में दो अल्फाज ऐसे लफ्जों को मुरकब लफ्ज कहते हैं। ऐसे ही 5 लफ्ज किताब में तलाश करके लिखिए। तो ये जो मरकब अल्फाज हैं जो कि 2 दिए गए हैं खुशनुमा, मरकब मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हो, जैसे कि खुशनुमा ये 2 अल्फाज हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा अल्फाज जो दिया है वो है जान फिजा। जान एक अल्फाज है और फिजा दूसरा है लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ऐसे ही हमें 5 अल्फाज ढूंढने हैं अपनी किताब में और फिर वो लिखना है। तो ऐसे ही 5 अल्फाज दर्ज झेल है। लिखिए आप रफ कॉपी पे। पहला जो अल्फाज है वो लिखिए काबुल नुमा। मैम क्या? काबुल नुमा, कॉफ बेलाम नून मीम अलिफ नुमा, काबुल नुमा। आंसर है ये है पेज नंबर 99 पे जो पहला क्वेश्चन है, खुशनुमा जा अफजा जा फिजा। इन दोनों लफ्जों में 2 अल्फाज हैं। ऐसे लफ्जों को मुरकब अल्फाज कहते हैं। ऐसे ही 5 अल्फाज किताब में तलाश करके लिखिए। मरकब लफ्ज हम उसको कहते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, तो जो कि 2 अल्फाज हो लेकिन एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है खुशनुमा, ये 2 अल्फाज हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये हमें कहता है कि आप अपनी किताब में से ऐसे ही 5 अल्फाज ढूंढ के लिखिए। तो वो जो पहला अल्फाज है वो मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप लिखिए कबल नुमा। क्या? कबल नुमा, कबल नुमा। मैम उसके बाद कॉफ बालाम और नून मीम अलिफ नुमा। उसके बाद दूसरा लिखिए लुत्फ अंदोज। लिखा दूसरा अल्फाज लुत्फ अंदोज। यस मैम। उसके बाद तीसरा लिखिए दिलरुबा। मैम क्या? दिलरुबा। मैम फिर? उसके बाद चौथा लिखिए सहर अंगेज। मैम सहर अंगेज। हाँ, सहर अंगेज। सीन हेरिया। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन पे मैंने ये शेयर नहीं किया है। खाली बेटा आपको 5 अल्फाज लिखने हैं। ये तो आप खुद हाथ से लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैम दूसरा? अब पांचवा है जादू बयां। मामा जीम अलिफ जा दाल वाव बयां बिया ये अलिफ नून गुना। मैम हो गया। ये आप अपनी कॉपीज पे नहीं लिखेंगे बल्कि आप ये पेंसिल से अपनी बुक पे ही लिखेंगे। ये कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैम हमें 3 अल्फाज लिखने हैं और वो 4 हमें खुद करना है। बेटा ये खाली 3 अल्फाज नहीं थे, ये 5 थे। सुनिए आपकी किताब में क्या लिखे हैं। पेज नंबर 99 पे जो सवाल है वो है इन अल्फाजों को पढ़िए। खुशनुमा जा फिजा, इन दोनों लफ्जों में दो अल्फाज है। ऐसे लफ्जों को मुरकब अल्फाज कहते हैं। ऐसे ही 5 अल्फाज किताब में से तलाश करके लिखिए। ये जो यहाँ पे दो अल्फाज हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इनको हम कहते हैं मुरकब अल्फाज। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है खुशनुमा, ये तो 2 अल्फाज हैं लेकिन ये 2 अल्फाज हैं लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मिलके हैं ये। ऐसे ही अब हमें 5 अल्फाज किताब में से तलाश करने थे। वो जो 5 अल्फाज हैं वो मैंने आपको बोला। एक तो मैंने आपको बोला कबल नुमा, दूसरा मैंने बोला लुत्फ अंदोज, तीसरा बोला दिलरुबा, चौथा था सेहत अंगेज और 5वां था जादू बयां। ये आप अपनी फेयर कॉपीज पे मैम नहीं चौथा था लिखेंगे। सहर। सहर की सहर। सहर पहला सहर क्या था? अंगेज, कबल। कबल नुमा, सहर अंगेज। सहर अंगेज और 5वां है जादू बयां। मैम फिर 4वां सवाल?
یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ پینسل سے اپنے بک پہ ہی لکھیں گے, یہ فیئر کاپیز پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے غور کرنے کی باتیں. ہمارے اس وطن کی خوبصورتی رواں دواں دریاؤں, سرسبز جنگلوں, ان گنت قسم کے باغوں اور ان کے پھلوں اور پھولوں, خوشنما جانوروں, قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوان کی وجہ سے ہے. کیا ہوگا اگر ان سے کوئی قسم نابود ہو جائے؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ میں سے کوئی اس کا جواب بول سکتا ہے؟ میم کیا میم بولیے. میم جو یہ ہے نا کوشچن آنسرز, ہمیں اس میں 4 کوشچن خود کرنا ہے. ہاں جی, اس میں 4تھ والا کوشچن آپ کو خود کرنا ہے. میم وہ ہم فیئر کاپی پہ لکھیں گے پہلے کہ رف کاپی پہ؟ نہیں, وہ آپ سیدھے فیئر کاپیز پہ لکھیں گے. اوکے میم. سوال ہے غور کرنے کی باتیں. ہمارے اس وطن کی خوبصورتی رواں دواں دریاؤں, سرسبز جنگلوں, ان گنت قسم کے باغوں اور ان میں پھلوں اور پھولوں, خوشنما جانوروں, قسم قسم کے پیڑ پودوں اور کتنے ہی قسم کے حیوانات کی وجہ سے ہے. کیا ہوگا اگر ان میں کوئی قسم نابود ہو جائے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ میم نابود کا مطلب کیا ہو گیا؟ ختم ہو جانا. کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب؟ اس کا جواب ہے ہر جانور جو اس سرزمین پر موجود ہے کسی نہ کسی طرح یہاں کے ماحولیاتی نظام کو قائم رکھتا ہے. اگر مندرجہ ذیل بالا جانوروں میں سے, جو کہ یہاں پہ دیا گیا ہے سوال میں, پھل پھول جانوروں, پیڑ پودوں اور حیوانات, وہی ہے اگر مندرجہ ذیل بالا جانوروں میں سے کوئی بھی قسم نابود ہو جائے تو اس کا بلا واسطہ اثر ماحول کے توازن پر لازمی ہوگا. اگر اس میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی جانور, کوئی بھی پیڑ پودا نابود ہو جائے یعنی کہ ختم ہو جائے, اس کا سیدھا اثر ماحول کے توازن پہ پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یس میم. اس کے بعد ہے دوسرا. فیئر پہ لکھنا ہے؟ نہیں, یہ فیئر پہ نہیں لکھنا ہے, یہ ایسے ہی ان لوگوں نے دکھائے. ہاں جی, کوشچن آنسرز میں نے آپ کو دکھائے. میم میں نہیں تھی تب کلاس میں. میم نے اسکرین شیئر کیا. اسکرین شیئر میں نے کر کے رکھا ہے بیٹا, آپ دیکھیے. اس کے بعد ہے دوسرا دریاؤں. ایک منٹ پہلے اب ہم یہ کرتے ہیں, پھر میں واپس سے آپ کو وہ دکھاتی ہوں. اس کے بعد ہے دوسرا دریاؤں, جنگلوں, پھلوں پھولوں اور جانوروں کی بقا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بقا ہم کہتے ہیں پروٹیکشن, ہمیں ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کا ہم جواب لکھ سکتے ہیں ماحول کی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ہمیں پیڑ پودے لگانے چاہیے, جو بھی ہم سے ہو سکے ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے پانچواں, اس خوبصورت نظم کو زبانی یاد کیجیے. تو اس کے ساتھ یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے. اگر کسی کو کچھ باقی رہا ہے تو پھر میں واپس سے آپ کو ریوائز کر دیتی ہوں. جس نے کوشچن آنسرز نہیں ابھی اتارے ہیں, اسکرین شیئر ہو چکا ہے, آپ دیکھیے اسکرین پہ اور اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. پہلا سوال تھا, وطن کو شاعر نے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا؟ مدیحہ آپ بولے اس کا آنسر. اوکے میم. شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں, سرسبز جنگلوں, پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے. اس کے بعد ہے دوسرا سوال, ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ مدیحہ پڑھیے, کیا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگل, پیڑ پودے, درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. تیسرا سوال, شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے, اس کی ہر چیز کو دلکشی اور خوبصورت کے ہر کہہ کر کہا ہے. کہہ کر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. اپنی وطن سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے.
इसके बाद था चौथा सवाल, पहाड़ इसके हैं जान फिजा इस कदर, शजर शजर इसके हैं खुशनुमा इस कदर। इस शार का मतलब लिखिए। ये आप खुद करेंगे, ये होमवर्क है। उसके बाद मैंने दिखाया, जो कि मैंने आपको बोला कि ये बुक वर्क है, आप ये बुक पे ही रखेंगे, आप ये फेयर कॉपीज पे नहीं लिखेंगे। वो था, इन लफ्जों को पढ़िए, खुशनुमा जां फिजा। इन दोनों लफ्जों में दो दो लफ्ज हैं, ऐसे लफ्जों को मुरकब लफ्ज कहते हैं। ऐसे ही 5 अल्फाज किताब में तलाश करके लिखिए। तो ये जो दो दो अल्फाज हैं, इनको हम मरकब अल्फाज कहते हैं। तो पहला मैंने इसमें बोला कबल नुमा, दूसरा था लुत्फ अंदोज, तीसरा था दिलरुबा, चौथा था सहर अंगेज और पांचवा था जादू बयां। उसके बाद है गौर करने की बातें। हमारे इस वतन की खूबसूरती रवां दवां दरियाओं, सरसब्ज जंगलों, अनगिनत किस्म के बागों और इनके फलों और फूलों, खुशनुमा जानवरों, किस्म किस्म के पेड़ पौधों और कितने ही किस्म के हैवानात की वजह से है। क्या होगा अगर इनमें से कोई किस्म नाबूद हो जाए? तो इसका जवाब मैंने बोला, हर जानदार जो इस सरजमीन पर मौजूद है किसी न किसी तरह यहाँ की माहौलियाती निजाम को कायम रखता है। अगर मंदरजल बाला जानवरों में से कोई भी किस्म नाबूद हो जाए, यानी कि कोई भी किस्म गायब हो जाए, खत्म हो जाए, इसका बिला वास्ता असर माहौल के तवाजुन पर लाजमी तौर पर पड़ेगा। उसके बाद था दरियाओं, जंगलों, फलों फूलों और जानवरों की बका के लिए हमें क्या करना चाहिए। बका कहते हैं प्रोटेक्शन। हमें इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? माहौल की तवाजुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए। जो हमसे हो सके हमें वो हर कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद था पांचवा, इस खूबसूरत नज्म को जबानी याद कीजिए। सबको समझ में आ गए या मैं फिर से पढ़ूं? मैम ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 गौर करने की बातें, मैम ये हमें फेयर कॉपी पे लिखना है? नहीं, ये आपको फेयर कॉपी पे नहीं लिखना है। जो पेज नंबर 99 है, इसमें आपको कुछ भी फेयर कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। मैम हमें सिर्फ समझ में क्वेश्चन आ आंसर, गया? मैम हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखाने ना बस। हाँ, आपको खाली क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं अपनी फेयर कॉपीज पे, और जो मैंने कल आपको बोला था अल्फाज माने, वो भी आप अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। ओके मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। मुबश्शिर, आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसके जवाब बोलिए। ओके मैम। वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? जवाब है, शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये वतन रंग बरंग बादलों आलू है। सरसब्ज फलों सरसब्ज जंगलों पहाड़ों पेड़ पौधों। शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये वतन रंग बिरंग फूलों, सरसब्ज जंगलों, पेड़ मैं पढ़ूं? पौधों और जानवरों से भरपूर मैं हुआ पढ़ूं? है। हाँ पढ़िए, कौन पढ़ना चाहता है? मैम दानिया। चलिए मैम दानिया, दानिया। आप पढ़िए। ओके मैम पहले पढ़िए। से। हाँ, ये क्वेश्चन पहले पढ़िए अपनी बुक पे से, फिर जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है उसे आंसर्स पढ़िए। ओके मैम। वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये वतन रंग बिरंग फूलों, सरसब्ज जंगलों, पेड़ पौधों और जानवर मम्मी क्या है? जानवरों से भरा हुआ है। से आप खुद लिखिए, इसमें से भरा हुआ है, जानवरों से भरा जानवरों हुआ से है। भरा हुआ है। हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सरसब्ज जंगलों, पेड़ पौधों, दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार इसकी हर चीज को मैम ये क्या है? दिलकश और खूबसूरत
دلکش اور خوبصورت کہہ کر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن اپنے وطن سے زیادہ میم شاید ہے سر. ہاں سے آئے گا. وطن سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کون پڑھے گا؟ ایمن زہرا رول نمبر 6. میں پڑھوں؟ چلیے آپ ہی پڑھیے. سیرت. اوکے میم. شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں، سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں، درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن زیادہ کوئی خیر وطن سے پہاڑی زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. نہیں. میں پڑھوں ایمن زہرا. ایمن جب میں آپ کو بول رہی تھی آپ کہاں پہ سوئی ہوئے تھے؟ چلیے ایمن پڑھیے آپ. شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں، سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں اور جانوروں بھرا ہوا ہے. ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں، درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہے. مبشر اب آپ پڑھ سکتے ہو؟ یس میم. چلیے پڑھیے. وطن کو شاعر نے جنت کا ٹکڑا کیوں کہا ہے؟ جواب ہے شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں، سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں، درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. تیسرا سوال. شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ جواب ہے شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی وطن زیادہ کوئی چیز. وطن سے آئے گا. ہاں سے تو میں نے پہلے ہی بولا کہ وہاں پہ سے لکھیے. وطن سے زیادہ ہوتی کوئی چیز پیاری نہیں ہے. ہے. فہیم آپ پڑھیے. ہاں بولیے. شاعر نے وطن کو جنت کا ٹکڑا اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ وطن رنگ برنگ پھولوں، سبز جنگلوں، پیڑ پودوں اور جانوروں سے بھرا ہوا ہے. ہمیں اپنے وطن کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے سرسبز جنگلوں، پیڑ پودوں، درختوں اور جانوروں کی حفاظت کرنی چاہیے. شاعر نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار اس کی ہر چیز کو دلکش اور خوبصورت کہہ کر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے وطن
ज्यादा वतन से ज्यादा कोई चीज कोई चीज प्यारी नहीं है। मैं पढ़ूं। यासीन महराजा पढ़िए। ओके मैम। वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि कि ये वतन रंग बिरंग फूलों सब जंगल पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ है। हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जवाब: हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सरसब्ज जंगलों पेड़ पौधों दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया? शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार इसकी हर चीज को दिलकश और खूबसूरत कहकर किया है। वो कहते हैं कि मुझे अपनी वतन से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं है। रुतबा आपने पढ़ा? रुतबा रोल नंबर 3। मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। वतन को शायर ने जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा है? शायर ने वतन को जन्नत का टुकड़ा इसलिए कहा है क्योंकि ये वतन रंग बिरंग फूलों सरसब्ज जंगलों पेड़ पौधों और जानवरों से भरा हुआ है। हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें अपने वतन की खूबसूरती को कायम रखने के लिए सरसब्ज जंगलों पेड़ पौधों दरख्तों और जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए। शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह किया? शायर ने वतन से अपनी मोहब्बत का इजहार इसकी हर चीज को दिलकश और खूबसूरत कहकर किया। वो कहते हैं कि कहकर मुझे कहाँ है? हाँ कहकर कहाँ है? वो कहते हैं कि मुझे अपनी वतन मुझे अपने वतन वतन से ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। ये सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके लिए होमवर्क है, वो भी आप अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। हाँ बोलिए मैम। हाँ बोलिए। मैम ये तीसरा सवाल आंसर है ना मैम? हाँ रुकिए मैम। जो तीसरा सवाल है ना उसके जो ये चौथी लाइन है ना मैम, उस पर हाँ। आपने क्या लिखा है? अपने वतन से ज्यादा आएगा ना? मैं आपसे नहीं लिखा है। मैंने 1000 बार बोला, वहां पे से लिखिए आप खुद। अपने वतन से ज्यादा। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इस रिलेटेड, कोई क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, वो मुझे अभी बता सकता है। नो मैम। चलिए ठीक है, ये सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे और इंशाल्लाह मंडे के दिन आप वो फेयर कॉपीज दिखाएंगे, क्योंकि कल से अब आपकी कश्मीरी क्लास है। यस मैम। चलिए अब मैम आज की आपने क्लास कहा था ना खत्म। आपने अल्फाज मैम दिखाना है कॉपी पे। दानिया मैम क्या बोल रहे हो? मैम आपने कहा था ना हमें अल्फाज माने दिखाने हैं कॉपी पे आज। हाँ, जब आप ये सारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक साथ मुझे मंडे के दिन ये पूरा लेसन दिखाएंगे। ओके मैम। और किसी को कोई सवाल है? नो मैम। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।